एनिमल किंगडम्स में अगर किसी भी फाइलम का एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत होता है तो ट्रिक से सारा वीडियो बनाया गया है। सेपरेट फाइलम पे सेपरेट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आराम से देख सकते हैं जाके। सब पे वीडियोस बना हुआ है। एनसीईआरटी का टॉपिक देखना है एलर्जीज, जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में ये चैप्टर है। एलर्जी उसको बोलेंगे जैसे अगर हमारा बॉडी एक्सेस रिस्पॉन्स हो करते हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई एक जैसे अगर पैथोजन आता है या एंटीजन आता है तो उसके लिए हमारा बॉडी रिस्पॉन्स शो करता है, इम्यून सिस्टम हमारा उसके लिए रिस्पॉन्स शो करता है एंटीबॉडी बना के। पर अगर एक्सेस रिस्पॉन्स शो कर दे तो वही कहलाता है एलर्जी। ये एनसीईआरटी का वर्ड है एक्सएगरेटेड रिस्पॉन्स, इसका मतलब होता है एक्सेस रिस्पॉन्स। और जिसके लिए शो कर रहा रेस्पॉन्स वो कहलाता है एलर्जेंस, यानी जो जो एलर्जी काउज करवाती है वो कहलाती है एलर्जेंस। जैसे एलर्जेंस क्या क्या हो सकता है, पोलन हो सकता है एलर्जेंस, एनिमल डेंडर्स हो सकता है। एनिमल डेंडर्स उसको बोलते हैं जो एनिमल के स्किन पे प्रेजेंट होता है ना, उसको रब करने से बहुत कोई को क्या होता है कि स्नीजिंग वगैरह होने लगता है, वो कहलाता है एनिमल डेंडर्स। और माइट्स इन डस्ट, अगर ये डस्ट है तो इसके ऊपर में माइक्रोबियल पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ये कहलाता है माइट्स इन डस्ट, यानी डस्ट से भी बहुत कोई एलर्जी रहता है। अब एलर्जी में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम तो कुछ भी, अगर फॉरेन पार्टिकल्स आया तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है इसमें आईजीई टाइप का। 5 टाइप का मेनली एंटीबॉडी होता है जिसका ट्रिक है गम दे, GAMDE, गम दे। आईजी सबके आगे लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन और जी मतलब IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। इसका ट्रिक से गम दे, गम दे इसका ट्रिक से। तो इसमें IgE एक्टिवेट हो जाता है, IgE इसमें प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये हो गया एलर्जी का बेसिक डेफिनेशन। अब एलर्जी से होने वाला 3-4 मेन चीज देख लेते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया, ये सब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब एलर्जीज का पहला टाइप है ब्रोंकियल अस्थमा, इसको एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब सब कुछ सेम दे देगा ऑप्शन में कि ब्रोंकियल अस्थमा किसे बोलते हैं या एलर्जी से क्या होता है। 4-5 डिजीज दे दिया, माइस्थेनिया ग्रेविस दे दिया, और भी कुछ ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह डाल दिया, और एक डाल दिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बदले डाल दिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये तो याद रहेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़े थे, पर ये नहीं याद रहेगा लोअर था कि अपर था। या तो क्वेश्चन छूटेगा या गलत होगा या तुक्का में सही भी हो सकता है। तो इसमें इसका सिंपल सा ये बात याद रखना है कि ये लंग्स में एलर्जी होता है, ठीक है। ये इसको एलर्जी ऑफ लंग्स बोला जाता है। तो लंग्स कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सबसे लास्ट पोर्शन ही तो लंग्स है, सबसे लोअर पोर्शन ही तो लंग्स है। बाहर तो नेजल चैम्बर रहता है, नेजल चैम्बर से स्टार्ट होता है, ब्रोंकस वगैरह से होते हुए ट्रकिया आता है पहले, उसके बाद ब्रोंकस आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है, एल्वियोलाई। तो ये पार्ट लंग्स में ही तो जाता है और इसको बोला भी जाता है एलर्जी ऑफ लंग्स, यानी ये लोअर पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लोअर पार्ट है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और ये सही हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है एलर्जी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी एलर्जी ऑफ लंग्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जैसे इसमें पहले क्या होता है मैकेनिज्म ये समझ लेते हैं कि इसमें एलर्जेंस एंटर करता है। एलर्जेंस उसको बोलते हैं जिससे एलर्जी होता है, जैसे कि एक पोलन है, ठीक है, पोलन एंटर किया नेजल चैम्बर से, तो क्या होगा कि स्नीजिंग वगैरह होगा। ये इसका कॉज है कि अगर वो आया तो स्नीजिंग वगैरह होगा या वाटरी आइज होगा, ठीक है। पोलन एंटर किया हमारे बॉडी में, उसके लिए क्या होता है कि एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी रिलीज होता है वो है IgE टाइप का। IgE टाइप का एंटीबॉडी रिलीज हुआ। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मास्ट सेल को, मास्ट सेल को स्टिमुलेट करेगा, और मास्ट सेल क्या करेगा, रिलीज करेगा हिस्टामिन। हिस्टामिन का ये क्या काम होता है यहाँ पे समझ लेते हैं कि हिस्टामिन क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है। वेजोडाइलेशन का मतलब होता है कि डायलेट करना। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, सपोज कीजिए ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। पहले ये ट्रकिया समझ लेते हैं, ये ट्रेकिया और ये ट्रेकिया और इसमें ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। अब क्या किया कि सपोज कीजिए एलर्जेंस एंटर किया, एक पोलेंस IgE एक्टिवेट हुआ, मास्ट सेल से स्टिमुलेट हुआ और रिलीज हुआ हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करेगा, वेजोडाइलेशन कर देगा, यानी इसको डायलेट कर देगा। ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें इसको फुला देगा। अब फुला देगा तो क्या होगा, ये श्रिंक होगा, इसका साइज सेम रहेगा और ये श्रिंक होगा, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इस ट्रैक्ट में म्यूकस वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकस प्रेजेंट होगा तो म्यूकस क्या होगा, इस साइज का शेप हो जाएगा, यानी म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा और इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डायमीटर कम होने लगेगा। यानी कि जब सांस लेंगे या सांस एक्सपेल्ड आउट करेंगे तो इसमें दिक्कत होगा, ठीक है। यानी कि अगर हिस्टामिन रिलीज हुआ शरीर में तो ये वेजोडाइलेशन का काम करेगा। एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें डायलेट करना है, डायलेट मतलब फुलाना है इसको, तो ये फूल जाएगा, ये फूल जाएगा
तो क्या होगा कि एक्सप्रेशन में या फिर इंस्पिरेशन में इसमें दिक्कत होगा। अब इसका ये काम है कि ये क्या करेगा, एक्सेस म्यूकस को सिक्रेट कर देगा इसमें, यानी कि म्यूकस इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें म्यूकस ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा, एयर पासेज नेरो हो जाएगा इसका। ये पहले इतना डायमीटर था, अब इसका इतना सा डायमीटर हो गया, इसका डायमीटर छोटा हो गया ना, तो एयर कम पास होगा ना, क्योंकि इस पर कम एरिया बचा है। अब इसका सिम्टम्स क्या है कि इसमें कफिंग होगा और इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। वही बात है, एक्सपेल आउट करने में इसमें या इंस्पिरेशन करने में इसमें दिक्कत होगा। मेनली इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑप्शन में सब कुछ सही देगा और दे देगा एक्सपिरेशन के बदले इंस्पिरेशन दे देगा, यानी कि एयर को ब्रीद आउट करने टाइम दिक्कत होता है या ब्रीद इन करने टाइम। तो इसमें ब्रीद आउट करने टाइम होता है दिक्कत, और ब्रीद आउट करने टाइम दिक्कत होता है, और एक विजिंग साउंड सुनाई देता है। विजिंग साउंड कुछ ऐसा होता है, देखिए एक्सपेल्ड आउट जब करते हैं, जब एयर बाय नेजल चैम्बर बाहर आता है तो कुछ इस तरह से साउंड होता है। ये विजिंग साउंड है, यानी कि जब ब्रीद आउट करते हैं तो इस तरह का साउंड होता है, और इसको डॉक्टर क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप से बैक पे इसे रख के उसको चेक किया जाता है, तो इस तरह का साउंड सुनाई देता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसमें ब्रोंकियोडाइलेटर लिया जाता है, जो कि ब्रोंकस को क्या करता है, डायलेट कर देता है वापस से। जैसे अगर ब्रोंकियोडाइलेटर लिया, ठीक है, तो इसको फिर से डायलेट कर देगा इसको, यानी वो फिर से इसका ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और आराम से फिर एयर पास होगा इसमें। या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स लेते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, एक ड्रग्स आता है, एक टेबलेट आता है सिटीजिन, वो सब वगैरह इसमें लिया जाता है। उसका भी सेम यही काम है, एंटी हिस्टामिनिक, इसका नेम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, एंटी और हिस्टामिनिक। हिस्टामिन का क्या काम था, यहाँ रिलीज होता था हिस्टामिन, तो वो क्या करता था, वेजो डायलेट कर देता था वो, और ये क्या करेगा, एंटी लगा हुआ यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उसको, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम ये करेगा। तो इसमें ये दो चीज लिया जाता है, ब्रोंकियोडाइलेटर और एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। तो ये पूरा हो गया ब्रोंकियल अस्थमा का। इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ याद रखना है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, अपर अगर दिया हुआ है तो नहीं होगा, क्योंकि लंग्स क्या है कि लोअर में प्रेजेंट है ना, तो इससे इसको याद रख लेना। एक है फीवर, उसमें क्या है, वो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आप है फीवर पढ़ लीजिएगा, जब वो भी एलर्जी का ही है, अगर है फीवर जब पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि लोअर किस में है और हाई किस, अपर किस में है। तो हे फीवर में क्या होता है ना कि अपर वाला प्रॉब्लम होता है, अपर सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ अपर आ जाएगा। तो उसको ट्रिक से अगर कंफ्यूज होगा तो ये याद रख सकते हैं कि हे फीवर में याद रखना, हे मतलब हाई सपोज कर लीजिए, हे और हाई एक तरह से साउंड कर रहा है हाई, और अपर मतलब भी होता है हाई, मतलब ऊंचा। तो बस इस तरह से याद रख सकते हैं छोटा सा ट्रिक से कि हे फीवर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा और इसमें ब्रोंकियल अस्थमा में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा। इसको बोला भी जाता है एलर्जी ऑफ लंग्स। यही दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें वेजो डायलेशन होता है। अब वेजो डायलेट कर जाएगा, वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स डायलेट कर लेगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा इसका डायमीटर, और जब छोटा हो जाएगा डायमीटर तो एक्सपेल्ड आउट करने में एयर को दिक्कत होगा। और इसमें क्या रहता है, म्यूकस प्रेजेंट रहता है, तो उसी के कारण विजिंग साउंड सुनाई देता है एक्सपिरेशन पे, इंस्पिरेशन पे नहीं, यानी कि जब हम एक्सपेल्ड आउट करते हैं तब सुनाई देता है। इसमें ये हो गया। अब दूसरा है एलर्जीज में ही सेम, एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी में शॉक लगता है, ठीक है, शॉक फील होता है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है जनरलाइज्ड एंड मोस्ट सीवियर। तो मोस्ट सीवियर से तो समझ ही रहे हैं कि एकदम बिल्कुल खतरनाक टाइप से। बायो में दो टर्म यूज होता है, एक लोकलाइज्ड, एक जनरलाइज्ड। जहां भी जनरलाइज्ड वर्ड आ गया इसका मतलब है कि पूरे बॉडी का बात कर रहा है, और अगर लोकलाइज्ड का बात आ गया तो वहां पे होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे है जनरलाइज्ड एंड मोस्ट सीवियर, यानी ये पूरे बॉडी में शॉक फील होगा, और मोस्ट सीवियर है, बहुत खतरनाक है ये। इसमें भी सेम काम होता है, एलर्जेन इंटर किया, यानी एलर्जेन उसको बोलते हैं जिससे एलर्जी हो रहा है, यानी सपोज कीजिए एक पॉलन इंटर किया जिससे अगर हमको एलर्जी है तो IgE एंटीबॉडी इसमें फॉर्म होगा। इसमें भी सेम मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा और हिस्टामिन रिलीज करेगा जो वेजो डायलेशन का काम करेगा। यहाँ तक तो सेम है, ब्रोंकियल अस्थमा वाला ही यहाँ तक केस है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जब वेजो डायलेशन हो जाता है तो ब्लड वेसल्स का क्या होता है, परमिएबिलिटी ब्लड वेसल्स का बढ़ जाता है। जैसे अगर सपोज कीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इसका परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि लीकेज होने लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि लीकेज ऑफ फ्लूइड, और जो इससे लीकेज हो जाता है ना उसी को प्लाज्मा बोला जाता है। अब तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ से लीक हो गया, अगर सपोज कीजिए एक पाइप लाइन है उससे वाटर जा रहा है, ठीक है, A से B तक वाटर को जाना है, और यहाँ से पाइप लीक हो गया, तो बेसिकली पानी का क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी
ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया, तो इस पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है इसका, और एट लास्ट क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है पर्सन का। इसीलिए इसको मोस्ट सीवियर बोला जाता है। यहाँ तक कहानी सेम है कि एलर्जेन आएगा, IgE एक्टिवेट होगा, मास्ट सेल स्टिमुलेट होगा, फिर रिलीज होगा हिस्टामिन जिसका कि काम है वेजोडाइलेशन का, वो डायलेट करेगा तो इंक्रीज कर देगा वो परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ से ब्लड लीक होना शुरू होगा। यहाँ से बात ऑब्वियस है कि अगर ब्लड लीक होगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और बीपी लो होगा तो पर्सन को एक शॉक फील होता है इसमें, और उसका फिर डेथ हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा इसी में सेम है, हे फीवर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा इस एंगल से कि उधर जो हम लोग पढ़े ब्रोंकियल अस्थमा, उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ यहाँ पे था लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि वो लंग को इफेक्ट करता है डायरेक्ट। वो अस्थमा है, अस्थमा आप सुने भी होंगे कि लंग को दिक्कत देता है, और ये क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो दोनों में दिक्कत हो जाता है। जब क्वेश्चन अभी से आएगा ना, मतलब 2 महीने बाद अगर इसको नहीं देखे तब कंफ्यूजन हो जाएगा कि अपर कौन था लोअर कौन था। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये याद रखना है, छोटा सा ट्रिक्स है कि हे फीवर है, हे मतलब इसको थोड़ा सा इस तरह से याद रखना है कि हाई, हे से थोड़ा सा रिजेंबल होता है हाई, HIGH हाई। हाई मतलब होता है ऊंचा या ऊपर, और अपर मतलब भी होता है ऊंचा या ऊपर। इसका मतलब भी है ऊंचा, इसका मतलब भी है ऊंचा। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर ले सकते हैं। बाकी कंसेप्ट ये है कि इसका जो सिम्टम्स है ना हे फीवर का, उसका बस है कि नोज रनिंग और वाटरी आई, यानी कि ये अपर लेवल पे है, ठीक है। और वो क्या था कि वो लंग्स को इफेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लोअर लेवल को कॉज करता है, इसलिए उसका नाम है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसका है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अब इस टॉपिक को देखते हैं कि हे फीवर में क्या है। इसको बोला जाता है एलर्जिक राइनाइटिस, और जहां भी वर्ड आ जाए आइटिस, ITIS, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। राइनाइटिस ITIS, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, राइनाइटिस इन्फ्लामेशन। अब इसमें क्या है कि इसको बोला जाता है एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ब्रोंकियल अस्थमा में था लोअर। ये याद रखने का बात है कि इसमें अपर है और उसमें लोअर था। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के कॉन्टेक्ट में अगर आया तो इन्फ्लामेशन ऑफ नोज होगा, यानी कि स्वेलिंग वगैरह हो जाएगा, नोज में रेडनेस आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि नोज रनिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाटरी आइज हो जाएगा, आंख में पूरा टीयर वगैरह आने लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा हे फीवर क्या है कि बस बाहर बाहर मतलब ऊपर ऊपर ही जो होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर यानी कि लंग्स तक जाके ये नहीं कॉज करता, इसीलिए इसको बोला जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बस इतना ही था एलर्जी में। एलर्जी ब्रीफ में ये हो जाएगा कि एलर्जी उसको बोलते हैं जब एलर्जेंस आता है तो बॉडी क्या करता है, एक्सएगरेटेड रिस्पॉन्स कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस रिस्पॉन्स कर देता है, वो ये एलर्जी। और जिससे एलर्जी कॉज होता है वो एलर्जेंस है। इसमें 3 चीज़ हम लोग देखे हैं, एक पहला था ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा है एनाफिलेटिक शॉक, तीसरा है फीवर। यही 3 चीज़ें।